जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करूँगा जो ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ जो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड बताऊँगा। अभी तक जो डिस्कस किया था वो कारपोर्ट, उसके बाद रूफटॉप पे डिस्कस किया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ग्राउंड माउंट पे। तो दोस्तों ग्राउंड माउंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे डेटा आप लोगों को शेयर कर रखा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से, ग्राउंड में जाके, और स्ट्रक्चर का, ट्रांसफार्मर का, इन्वर्टर का, एसीडीबी, डीसीडीबी, बहुत सारे जो कंपोनेंट है उसके बारे में मैं बता रखा हूँ। लेकिन आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो सोलर का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर को हर एक स्टेट या हर एक कंट्री में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। हर एक स्टेट में आप सेम स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग विंड स्पीड का पॉलिसी है, और विंड स्पीड ज़्यादा होता है। उसके बाद जो उसका सैंड है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट भी अलग आता है, तो सेम स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते। तो उसके बारे में स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्राउंड माउंट पे 180 या 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मेरा स्ट्रक्चर सक्सेस हो जाए, तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ग्राउंड माउंट का स्ट्रक्चर विंड स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर मैं 150 विंड स्पीड लेता हूँ और 200 का विंड स्पीड लेता हूँ, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। डिफरेंस मीन्स कि 150 किलोमीटर विंड स्पीड पे स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन क्या शो करता है वो बताऊंगा, और 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो विंड स्पीड आती है उस पर जो डिफ्लेक्शन का रिजल्ट आएगा वो दिखाऊंगा। उसके साथ साथ जो पाइलिंग, आप जो फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन का क्या साइज होना चाहिए, फाउंडेशन का लेंथ, विड्थ, हाइट कितना होना चाहिए, उसको कैसे डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि 500 mm का हाइट ले लिए और 300 बाई 300 का लेंथ विड्थ ले लिए। तो ये दोस्तों क्या होता है, जब एनालिसिस करते हैं स्ट्रक्चर को, तो वहाँ पे रिएक्शन चेक करना पड़ता है कि आपका जो पुल आउट, जो स्ट्रक्चर अगर विंड स्पीड ज़्यादा आता है तो पुल आउट, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि कोई कॉलम फाउंडेशन बना हुआ है, और जैसे आप देख सकते हैं बैनर वगैरह, तो विंड स्पीड आता है तो बैनर झुक जाता है आगे की तरफ, बैक या फ्रंट लेफ्ट, लेकिन कितना पाइलिंग होना चाहिए जो वो झुके नहीं। बहुत सारे और एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप फेंसिंग देखे होंगे जो ग्राउंड माउंट में लगता है, या लैंड का जो फेंसिंग तैयार किया जाता है प्लॉट के लिए, तो कहीं कहीं पे देखे होंगे कि फेंसिंग झुका हुआ है आगे की तरफ पूरे फाउंडेशन के साथ। तो किस बेस, क्यों वो झुका हुआ है, क्या रीज़न है वो झुकने का, तो वो दोस्तों वो डिसाइड करते हैं, स्टेट प्रो को एनालिसिस करते हैं, और वहाँ से रिजल्ट आता है इसका रिएक्शन का। तो दोस्तों आज मैं रिएक्शन के बारे में बताऊंगा कि फाउंडेशन कैसे डिसाइड करते हैं और स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे यूट्यूब पे न्यू यूज़र हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ध्यान रहे और वीडियो को भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि क्या होता है कि मैं जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ उसका 50% अगर आप देख लें और 50% को स्किप करते हैं, तो क्या होता है कि आप 100% कवर नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा होता है जो माइंड से निकल जाता है। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राउंड माउंट सोलर प्लांट पे। बेसिकली ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और क्या है प्रोसीजर डिज़ाइन करने का, और एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा, और उसके साथ साथ असेंबल करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड माउंट स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कैसे डिसाइड किया जाता है कि क्या हाइट लूँ,
क्या टिल्ट एंगल लूँ, उसके साथ साथ क्या विंड स्पीड लूँ। तो इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 2-4 ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपको हमेशा कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि बेसिकली क्या पॉइंट है वो जो कंसीडर करना है मुझे। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा 2-4 पॉइंट जो आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन में प्लांट लगा रहे हैं। आपका प्लांट जो इंस्टॉलेशन होगा वो कौन से स्टेट में हो रहा है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखना पड़ेगा कि कितने लैटिट्यूड आ रहा है, लैटिट्यूड का वैल्यू कितने डिग्री आ रहा है। उस अकॉर्डिंग आप जो सोलर स्ट्रक्चर जो मॉड्यूल लगा रहे हैं, मॉड्यूल का टिल्ट एंगल होना चाहिए उस अकॉर्डिंग। अगर आप साउथ की तरफ लगा रहे हैं या नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि लैटिट्यूड का वैल्यू कितना आ रहा है, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री। उस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इतना टिल्ट एंगल रखना है। उसके बाद टिल्ट एंगल आपका डिसाइड हो जाएगा तो उसके बाद देखना है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस मीन्स आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको नियरेस्ट में ले जाके दिखाता हूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। ये जो मॉड्यूल का फ्रंट व्यू है, फ्रंट से ज़मीन के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, इसे बोला गया है ग्राउंड क्लियरेंस। आप शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं GC, ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लोकेशन में लगा रहे हैं। आप जिस लोकेशन में लगा रहे हैं वहाँ पे बाढ़ का कुछ इशू तो नहीं है, फ्लड पानी तो नहीं भर जा रहा है। उसके बाद वहाँ का मिट्टी क्या है, मिट्टी का जो नमी क्या है, मिट्टी में हमेशा नमी रहता है या पथरीला है या क्या है, बालू वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आपको मिट्टी का पहले जांच कराना पड़ेगा, सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा कि मिट्टी क्या है। अगर मिट्टी आपका एक तरह से मान लीजिए जैसे ये मिट्टी है तो ये बालू भी नहीं कर सकते हैं और पथरीला भी नहीं कर सकते हैं, ये खेती वाली मिट्टी है। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देख लेंगे। अगर पानी नहीं आ रहा है तो आप 500 मिनिमम रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि ग्राउंड क्लियरेंस डिसाइड करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि उस लोकेशन में पानी तो नहीं जमा हो रहा है। अगर नॉर्मल लोकेशन है जहाँ पे पानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, 3 इंच, 4-5 इंच तक आता है, मतलब 100-200 mm तक आता है, 1 फीट के नीचे ही रहता है, तो आप 500 mm, 1.5 फीट के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अगर खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 5 फीट, 4 फीट, 5 फीट के आसपास हाइट रखना पड़ेगा। अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, 500 mm मिनिमम चलेगा। उससे नीचे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपको मॉड्यूल असेंबल करने में बहुत परेशानी होगा, आपके जो वर्कर लोग हैं उनको भी इशू होगा, टाइम भी लगेगा। तो मिनिमम 500 mm होना ज़रूरी है। 2 चीज़ कंसीडर हो गया, 2 चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट आते हैं विंड स्पीड। विंड स्पीड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर एनालिसिस करने में, कि जिस लोकेशन में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी पास कर रखा है कि इस स्टेट में इतना विंड स्पीड आता ही है, मतलब आपके स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस होगा इतने विंड स्पीड पे होना चाहिए, मतलब 150, 160, 170 के विंड स्पीड पे होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ मेजर है। अब स्ट्रक्चर को ये 3 चीज़ कंप्लीट होने के बाद अब स्ट्रक्चर को एनालिसिस कीजिए। सॉफ्टवेयर है स्टेड प्रो है, स्टेड प्रो पे प्रॉपर तरीक़ा से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद अब फैब्रिकेशन डिज़ाइन कीजिए। अब दोस्तों रह गया बात फैब्रिकेशन डिज़ाइन करने के लिए आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे वीडियो देखा हूँ जो डिटेल से नहीं बताएगा आपको, बहुत ही शॉर्ट में ही बता के छोड़ देगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। अगर मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको जितने भी टाइप का है, सोलर से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो आपको जितने भी क्या कहते हैं वर्क है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सभी वीडियो प्रॉपर तरीक़ा से बना के आपको शेयर करूंगा। अब देख सकते कितना फिनिशिंग किया गया है। सिंगल कॉलम पे है, डबल पोर्ट्रेट,
सिंगल कॉलम पे डबल पोर्ट्रेट है, हॉट डीप स्ट्रक्चर है, हॉट डीप प्लस गैल्वेलम है। अब देख सकते हैं इसमें सैग एंगल का भी यूज किया गया है, क्रॉस ब्रेसिंग का भी यूज किया गया। अब क्रॉस ब्रेसिंग देख सकते हैं ये है। अब देख सकते हैं इधर से डबल पोर्ट्रेट है। अभी थोड़ा सा मॉड्यूल क्लीन नहीं है, अभी ये मॉड्यूल क्लीन नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी चल रहा है और मौसम चेंज लग रहा है कि हो सकता है तो बारिश हो जाए। आप देख सकते हैं लग रहा है कि बारिश हो सकता है। 2-3 दिन से ऐसा मौसम बना रखा है। अगर बारिश नहीं हुआ तो मैनुअली क्लीनिंग करना पड़ेगा, अगर बारिश हो गया तो क्लीनिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्लीनिंग करने का एक बार बारिश हो जाने पे तो मॉड्यूल पूरा क्लीन हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब इस टेबल देख सकते हैं, टेबल टू टेबल गैप क्या है। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप फ़ोन करके डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा मेरे से बात करने में। उसके साथ साथ फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, तो फैब्रिकेशन के बारे में भी बताऊंगा कि फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाने के लिए आपको कौन से प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और कौन से स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप कोई सा भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं प्लांट में हूँ। ये अर्थिंग वगैरह हो गया, ये कॉलम टू कॉलम ब्रेसिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कनेक्ट नहीं किए हैं, कोई इशू नहीं, ऊपर कनेक्ट है। स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी भी परफेक्ट है और स्ट्रक्चर का लाइफ हॉट डीप है तो 25 ईयर्स तो चलेगा ही। गैल्वेलम है तो गैल्वेलम में कुछ चेंज होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। स्ट्रक्चर इस बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है कि अगर स्ट्रक्चर में कोई इशू होता है तो ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। देख सकते हैं आप अलाइनमेंट देख सकते हैं। स्ट्रक्चर का जो अलाइनमेंट है वो परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट अलाइनमेंट है। एक टेबल है 19 मॉड्यूल का और 18 मॉड्यूल का, मतलब 18-19 मीटर कवर करने के बाद आप दूसरे टेबल पे ध्यान दीजिए, वो भी एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट है। तो दोस्तों अलाइनमेंट डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे, प्लस जब आपका स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन होता है, स्ट्रक्चर को जब इंस्टॉलेशन के समय में मार्किंग किया जाता है तो वो भी देखा जाता है कि कैसे आप मार्किंग किए हैं, किस बेसिस पे मार्किंग किए हैं, तो आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट आएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे की तरफ। अभी मॉड्यूल क्लीन नहीं है, थोड़ा देर पहले बारिश हल्का आया था और तुरंत ख़त्म हो गया। अगर बारिश कंटिन्यू रह जाता तो मॉड्यूल क्लीन हो जाता। दोस्तों एक स्लॉट मैं दिखाया हूँ, आते हैं अब दूसरे स्लॉट की तरफ, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में। एक चीज़ मैंने और बताना चाहता हूँ, ऐसे बता चुका हूँ लेकिन रिपीट करा देता हूँ। ऐसे बता रखा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये गैप एक टेबल से दूसरे टेबल, अगर आप कंसिडर करते हैं कि जो फ्रंट टेबल है, ये फ्रंट टेबल का बैक पोर्शन और बैक टेबल का फ्रंट पोर्शन के बीच में कितना गैप है, वो गैप कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी बता रखा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है। आप एक ही टेबल टू टेबल गैप को हर एक स्टेट में आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि अगर मैं साउथ के तरफ 1500 mm गैप लिया हूँ 1800 mm,
तो मैं नॉर्थ की तरफ भी जाके दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में चिपका दूँ कि चलो भाई 1500 टेबल टू टेबल गैप दे के आप इंस्टॉल कर लो। तो ये आपके लिए बहुत ही घाटा साबित होगा, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम जाएगा। अब कमेगा कैसे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, ACDB, DCDB, ये सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप देख सकते हैं एक मैं वहाँ पे आप देख सकते हैं ACDB रूम है, ACDB रूम है, ट्रांसफार्मर बगल में है, उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू यूज़र हैं और मेरे वीडियो को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर देते हैं, तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि जो 3.2 मेगावाट पे मेरा जो स्ट्रक्चर लगा है और जो प्लांट का अलाइनमेंट है वो आपको दिखाऊंगा। आप प्लांट का अलाइनमेंट देख सकते हैं, अभी कुछ हरी हरी घास से हो चुका है, क्योंकि बारिश हुआ था और बारिश की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं मॉड्यूल भी मेरा कितना परफेक्ट है और मॉड्यूल भी क्लीन है। अभी क्लीन करने का कोई ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए घास भी नहीं काटा जा रहा है। ये मंथली घास कटता है, तो एक मंथ में देख रहे हैं 1 से 2 मंथ हो गया है, घास भरा हो गया। ऐसे ये सब देख रहे हैं, ये सब एरिया है साफ़, इसलिए नहीं कट कर रहे, लेकिन एक महीना में ये कटेगा। ये इन्वर्टर लगा हुआ है, आपको अलाइनमेंट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मेहनत है और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी मैं ऐसा ही नॉलेज परफेक्ट दे दूंगा। मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख सकते हैं बार बार ये एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है ऊपर से, तो आवाज़ में डिस्टरबेंस होता है। 1 घंटा में मुश्किल से मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 यहाँ से फ़्लाइट क्रॉस कर गया है। मैंने 5-6 वीडियो ऐसी कट कर दिया हूँ इसी की वजह से। आप चलिए आगे आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब सर आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर का देख सकते हैं। ये फेंसिंग है, आज मौसम बहुत सुहाना है और मुझे वीडियो बनाने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली का धूप बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है। देख सकते हैं। हाँ, अभी देखिए दूसरा फ्लैट बस 2 मिनट के बाद ही क्रॉस करने वाला है। देख सकते हैं घास, हरी हरी घासें बहुत ज़्यादा हो गया है।
अभी छोटा सा काम बचा हुआ है यहाँ पे। अब देख सकते हैं वहाँ पे छोटी सी एक रूम, छोटा सा रूम बना हुआ है पोल के पास, वहाँ पे वो पोल हटने वाला है। अभी प्लांट ऑन नहीं हुआ है, प्लांट जनरेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो उसी के कारण ये फंसा हुआ है। गवर्नमेंट काम भी स्लो चलता है, बट अपना काम तो बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया था। देख सकते हैं दोस्तों, वो देख सकते हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो ब्रेसिंग किया है वो क्रॉस ब्रेसिंग है। बेसिकली स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए यूज किया है। वो बेसिकली यूज होता है स्ट्रक्चर का फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम और लास्ट कॉलम से जो लास्ट में है वो लास्ट कॉलम और लास्ट सेकेंड कॉलम यूज होता है। दो कॉलम को ही कनेक्ट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे टेबल का साइज है 2x18 और 2x19 का टेबल है, मतलब 2x19 का टेबल, मतलब एक टेबल में 19 मॉड्यूल नीचे और 19 मॉड्यूल ऊपर है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको आज डिटेल से बताऊंगा ही प्लांट में घुमा घुमा के। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सवाल उठता है कि हमेशा ये जो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट, ये दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। हम अक्सर सबका एक ही सवाल रहता है कि कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपका प्लांट कहाँ पे लग रहा है। हर एक स्टेट का अलग अलग ये है शैडो एनालिसिस करने का। क्यों क्या होता है, बेसिकली जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, उसी पे डिपेंड होता है। आप देख सकते हैं अगर नॉर्थ की तरफ आते हैं, दिल्ली की तरफ, दिल्ली की बात करता हूँ तो दिल्ली में लैटीट्यूड है 28 डिग्री अप्रोक्स, और यही आप कर्नाटका की तरफ चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, तो आपको वहाँ पे लैटीट्यूड मिल जाएगा 13 डिग्री 14 डिग्री मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली में लगा रहे हैं कि आपका 28 डिग्री लैटीट्यूड है दिल्ली में, तो एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में क्या कहते हैं 2803 मीटर के आसपास स्पेस देते हैं। मैंने एनालिसिस किया हूँ, 2700-2800 mm फ्री हो जाता है, शैडो फ्री जो एरिया हो जाता है। वही आप बेंगलोर में 2800 mm नहीं दे सकते हैं, 2800 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको 1802 मीटर तक आप सफिशिएंट है, आप दे सकते हैं। आपका शैडो फ्री जोन रहेगा, फ्री एरिया रहेगा, एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 1800, 1700, 1802 मीटर आप दिल्ली में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लैटीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ पे लैटीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ का टेबल टू टेबल गैप ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे लैटीट्यूड कम होगा वहाँ पे टेबल टू टेबल कम हो जाएगा। यही आप चले जाइए आप बिहार में 30 डिग्री हो जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा चलता है। अब चलते हैं दोस्तों, अब इन्वर्टर के पास आते हैं। देख रहे हैं अभी 8 मिनट के अंदर में ही ये तीसरा फ्लाइट जा रहा है। 8 मिनट हो गया, 7 मिनट, तीसरा फ्लाइट जा रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग इन्वर्टर है, 100 किलोवाट का डेल्टा इन्वर्टर है। ये SMB है, SMB भी बोल सकते हैं इसको, DCD भी बोल सकते हैं। देख रहे हैं फ्लाइट पे फ्लाइट धुंधला हो गया है। अब चलते हैं प्लांट की ओर।
दोस्तों यहाँ पे मार्किंग भी किया गया है, आप मार्किंग भी देख सकते हैं। ये मार्किंग का मतलब क्या है आपको बताऊंगा। ये इन्वर्टर 1 स्ट्रिंग 5 टेबल 5, यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्टर में ये जो टेबल है, टेबल ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर में इन्वर्टर 1, वो जो इन्वर्टर 1 है INV, ये इन्वर्टर 1 हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं इन्वर्टर 1 S3P पॉजिटिव नेगेटिव, S3 S2 S4 S5 होगा। तो वही आप वहाँ पे S मतलब स्ट्रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं S5 इन्वर्टर 1 S5 पॉजिटिव, इन्वर्टर 1 S5 नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इधर होगा पॉजिटिव इधर होगा। और जो टेबल बोल रहा है, टेबल क्या है, टेबल T5 स्ट्रिंग 5 T5 मतलब टेबल जो होगा, एक इधर से देख सकते, काउंट कर सकते, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी, हाँ आप देख सकते हैं एक टेबल कंप्लीट हुआ है, दूसरा टेबल ये हो गया, तीसरा टेबल आगे तक, चौथा टेबल आते हैं उसके अपोजिट में, अपोजिट कर रहा हूँ सामने वाले, अब पांचवा टेबल ये हो गया, तो स्ट्रिंग 5 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये सब बता देता हूँ। तीन 2 4 6 नट बोल्ट के साथ इसको असेंबल किया गया है। यहाँ पे सिंगल नट बोल्ट, यहाँ पे डबल नट बोल्ट, आप ये भी देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं डिटेल से बताऊंगा, जब आया हूँ प्लांट पे तो प्लांट के बारे में बताऊंगा ही। देख सकते हैं क्या अलाइनमेंट है, क्योंकि टेबल अलग अलग है, 20 के बाद 20 अगला टेबल है। चलते हैं आगे की तरफ। आज मौसम बहुत ही सुहाना है और मैं ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ पे जानवर भी है, सांप भी है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा मुझे सही से चलना पड़ेगा। मॉड्यूल देख रहे हैं, बारिश होने की वजह से पूरा क्लीन हो गया। मैं इसका सैटेलाइट भी आपको दिखाऊंगा कि सैटेलाइट से कैसा देखने में लगता है, और जो डिज़ाइन हुआ है वो भी दिखाऊंगा। इसका देख रहे हैं, क्या अलाइनमेंट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको भी देख सकते हैं। ये प्लेन मुझे परेशान कर दिया है, बार बार क्रॉस कर रहा है, ऊपर से आवाज़ ये देखिए। अब चलते हैं, आप देख सकते हैं वो सामने ट्रांसफार्मर के पास कुछ काम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या हो रहा है।
अभी मैं मुआयना करा देता हूँ, क्योंकि अभी लंबा सफ़र है। कहा जाता है ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वही उसी के फेरा में मैं भी हूँ। प्लांट के स्टार्टिंग पॉइंट में आया हूँ, अब लास्ट पॉइंट में जाता हूँ, तो अभी दूर है। क्योंकि इस प्लांट पे मुझे आए हुए 3 महीना हो गया है लगभग, तो थोड़ा सा घास वगैरह भी ज़्यादा हो गया है। और इसमें कहा जाता है, गार्ड बोलता है कि सांप वगैरह है, थोड़ा सा देख के, तो मैं इसीलिए सेफ जगह से चल रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा 3.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो इतना घास है, और राजस्थान में जो 4600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 4500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, भाडला प्रोजेक्ट है, कर्नाटका का प्रोजेक्ट है, वो सब में कैसे घास वगैरह होगा। राजस्थान में तो कह सकते हैं वहाँ पे घास वगैरह होता नहीं है, रेतीला जगह है, रेत ही रेत है। लेकिन कर्नाटका वगैरह ये सब जगह पे, हिमाचल में ये सब जगह पे तो घास ज़्यादा होता है। चलते हैं आगे की तरफ। एक और भाई साहब आ गए, ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। यहीं पे नियरेस्ट में इसका एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट, इसलिए फ़्लाइट यहाँ से उड़ान भरता है तो उसका आवाज़ बार बार आ जाता है। हाँ, चलते देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा उसको भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए, आगे चलते हैं। ये मुझे परेशान कर दिया आज। यहाँ पे एक मॉडल नहीं लगा है, होगा स्टिंग के वगैरह, स्टिंग के वजह से। आगे चलते हैं, आगे दिल्ली नियरेस्ट में आगे। यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल से इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जब प्लांट लगाए तो आपको कोई इशू ना हो, आपको स्ट्रक्चर लगाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा। आप देख सकते हैं, एक इन्वर्टर देख सकते हैं खुला है, शायद कुछ काम चला है। चलते हैं इन्वर्टर के बारे में बताते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ से, क्योंकि अंदर बहुत सांप मिल गया था, हो गया मेरा छुट्टी, तो इसीलिए बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर से शूट करते हैं। क्योंकि जंगल कुछ ज़्यादा ही है इस साइड में, उस साइड में तो नहीं था, इस साइड में ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, ये इधर इधर नहीं है, उधर ज़्यादा है, देख रहे हैं क्या मस्त लग रहा है लोग यहाँ।
आगे चलते हैं। फ्लाइट को भी देख ही लिए, बार बार ये परेशान कर रहा है मुझे। इसका तो रोज़ आना जाना है, मैं ही यहाँ आके काम कर रहा हूँ ना। चलते हैं इन्वर्टर के पास। यहाँ पे थोड़ा सा साफ एरिया है और देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं। पैटर्न बना रखा हूँ कि हर एक का एक एक टॉपिक बनाऊँ और उस पर डिस्कस करूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का क्या यूज होता है सोलर प्लांट में, और क्या इंस्टॉलेशन उसका जो क्या प्रोसीजर क्या होता है इंस्टॉलेशन करने का, और जो उसका रेडियस होता है, कवरेज एरिया कितना होना चाहिए, प्लांट के अकॉर्डिंग कैसे लगता है, और उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसके बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले उसके बारे में बताता हूँ, कुछ छोटी सी पॉइंट है। लाइटिंग अरेस्टर का बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे पर्पस से यूज किया जाता है। मेन पर्पस होता है यहाँ पे सोलर में यूज करने का कि जो आसमान से बिजली गिरता है वो बिजली हर एक चीज़ को इफ़ेक्ट कर देता है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, बिल्डिंग हो, पेड़ पौधे हो, बहुत सारे जीव होता है, उसको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। तो दोस्तों इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है, और उसका जो कवरेज एरिया होता है उस कवरेज एरिया में अगर बिजली गिरता है तो ये लाइटिंग अरेस्टर उससे बचा देता है। अब उसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस होता है, कैसे इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, इंस्टॉल करने के प्रोसीजर को दिखाऊंगा डिटेल से। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो लाइटिंग अरेस्टर है। बेसिकली लाइटिंग अरेस्टर का क्या यूज होता है सोलर प्लांट में, और इसका क्या क्या काम होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसके नज़दीक में जाके देखना है कि कैसे इसको इंस्टॉल किया गया है, और ये गुंबद टाइप का टॉप में देख रहे हैं उसका क्या क्या काम होता है, और कितने एरिया को ये कवर कर लेता है। तो चलते हैं नियरेस्ट में। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लाइटिंग अरेस्टर है इसका जो रेडियस है 107 मीटर है, 107 मीटर। अगर देखते हैं एक सर्कल बनाते हैं तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से कहीं भी 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो 107 मीटर कवर करेगा। अगर 107 मीटर के अंदर में कोई सा भी बिजली गिरता है, आसमान से जो भी बिजली गिरता है उसका इफ़ेक्ट पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्य, जानवर और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिस पे पड़ता है। चाहे आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं, पेड़ पौधे, सभी पे बिजली गिरता है तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालता ही है। तो दोस्तों सोलर प्लांट में ये लाइटिंग अरेस्टर का बेसिकली यूज ये होता है कि अगर 107 मीटर के रेडियस के अंदर में अगर बिजली गिरता है तो ये गुंबद टाइप का देख रहे हैं, ये अपने ऊपर
ले लेता है और वो डायरेक्ट, ये वायर देख रहे हैं ग्रीन वायर, ये ग्रीन वायर अर्थिंग है, ये अर्थ के द्वारा अर्थ धरती में चला जाता है, अर्थिंग वायर के द्वारा धरती में चला जाता है और जो इंसिडेंट होने वाला रहता है उसको वो बचा लेता है। अब चलते हैं दोस्तों, इसको कैसे इंस्टॉल किया गया है और इसका क्या प्रोसीजर है इंस्टॉल करने का वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंटर में एक सिविल फाउंडेशन बना हुआ है जो डाया अप्रोक्स 350 मीटर है, मतलब 1 फीट से ऊपर ही है। उसके जस्ट बगल में एक अर्थिंग पीट भी डाला गया है। अर्थिंग पीट का अगर डेप्थ देखते हैं तो वो है 3 मीटर, जो ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट है। ग्रीन वायर 16 स्क्वायर mm का कॉपर केबल है जो एक SS नट बोल्ट के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो 16 स्क्वायर mm का जो ग्रीन वायर आपको देख रहे हैं ये कॉपर केबल है और कॉपर केबल कनेक्ट है डायरेक्ट, वो गुंबद टाइप का आप देख रहे हैं उससे कनेक्ट है। ये आप देख लिए, ये गुंबद टाइप का है उससे कनेक्ट है। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और क्या है प्रोसीजर। आप देख सकते हैं वो गुंबद से जस्ट नीचे एक ब्लैक शो हो रहा है, वो आप देख सकते हैं वो इंसुलेटर है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि इंसुलेटर यहाँ पे देना बहुत ही कंपलसरी है। अगर इंसुलेटर नहीं देते हैं तो डायरेक्ट ये पोल से कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंसुलेटर का बेसिकली क्या काम है। इंसुलेटर यहाँ पे जो गुंबद टाइप का आप देख रहे हैं उसका ये स्टील से कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये 3 वायर क्यों यूज किया गया है। 3 वायर का ये स्टील वायर है, उसके ऊपर से प्लास्टिक कवर चढ़ाया गया है और 3 को होल्ड किया गया है सिविल फाउंडेशन के साथ। बेसिकली इसका यूज ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइटिंग अरेस्टर का पोल देख रहे हैं इसको होल्ड करने के लिए 90 डिग्री पे ये वायर का यूज किया गया है। ये 3 तरफ से 120 डिग्री पे इंस्टॉल किया गया है। थोड़ा सा ये टिल्ट है लेकिन लगभग ये 90 डिग्री पे बीच में थोड़ा सा टाइट नहीं किया गया है, टाइट होने पे ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर का यहाँ पे ये यूज है। आप देख सकते हैं इस प्लांट में मल्टीपल लाइटिंग अरेस्टर है, एक साउथ के तरफ है, यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा होगा। उसके साथ साथ वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये दोनों रूम पे है, उसके साथ एक बैक साइड में भी है। तो 107 मीटर का रेडियस वाले 3-4 एले दिया गया है क्योंकि जो साउथ से नॉर्थ के बीच का विड्थ है, लेंथ है, वो लगभग 240 मीटर है, तो इसीलिए 3 एले दिया गया है और छोटे छोटे लगभग 7-8 एल लाइटिंग अरेस्टर है। तो दोस्तों ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से मिले। आज का जो टॉपिक है इन्वर्टर और ACDB के बारे में बताना। बेसिकली इन्वर्टर और ACDB का क्या यूज होता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन करने का और मेन पर्पस उससे क्या आउटपुट मिले, उसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करूँगा। उससे पहले आपको कुछ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप न्यू यूज़र हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे पेज पे आए हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इससे दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं कोई सा भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं
तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको सही टाइम पे नहीं मिल पाएगा। मिलेगा आपके होम पेज पे वो वीडियो आ जाएगा, तब तक आपको बहुत टाइम लग जाएगा वो होम पेज तक पहुंचने में। लेकिन बेल आइकन प्रेस करते हैं तो अगर मैं अभी वीडियो अपलोड करता हूं तो सेकंड में आपके पास वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको मैं बताऊंगा कि इन्वर्टर और ACDB के बारे में क्या होता है। ACDB, DCDB और इन्वर्टर, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। एक इन्वर्टर, एक स्ट्रिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव लेके चलता हूं। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर 17 स्ट्रिंग 1 पॉजिटिव और इन्वर्टर 17 स्ट्रिंग 1 नेगेटिव। तो दोस्तों अब चलते हैं, अब लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिएगा, ये लास्ट ये है मेरा स्ट्रिंग 8 पॉजिटिव और स्ट्रिंग 8 नेगेटिव। तो दोस्तों ये है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है, एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 8 स्ट्रिंग है। और यहाँ से दोस्तों क्या है, यहाँ पे एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8-8 का स्ट्रिंग बना है, 8 स्ट्रिंग नेगेटिव और 8 स्ट्रिंग पॉजिटिव। तो एक स्ट्रिंग में 18 मॉड्यूल है। तो उस अकॉर्डिंग 154 मॉड्यूल का एक इन्वर्टर है। मतलब एक इन्वर्टर में एक जो इन्वर्टर का कैपेसिटी है 110 kVA का है, 110 kVA का एक इन्वर्टर है। तो 154 मॉड्यूल लगा है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ तक तो मेरा DC है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 8 वायर, ये 8 वायर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों को कनेक्ट करके DC यहाँ तक आया है, DC करंट यहाँ तक आया है। अब यहाँ से आप देख सकते एक जो चेंजर लगा हुआ है फोटो वोल्टिक का, यहाँ से एक AC वायर गया है, DC वायर गया है। दोनों का कंबाइन करके एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव निकाल के आप देख सकते हैं, एक ग्रीन टेप से कनेक्ट है, एक रेड टेप से। ये दो वायर कनेक्ट होके ये कंड्यूट ट्यूब से इन्वर्टर में कनेक्ट हुआ है। ये 25 स्क्वायर mm का केबल है, कॉपर केबल है। और ये 25 स्क्वायर mm का कॉपर केबल कनेक्ट है इन्वर्टर से। अब यहाँ तक दोस्तों क्या है, DC आया, DC SMB से इन्वर्टर में कनेक्ट हो गया। अब इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा कि जो उसका DC करंट है उसको कन्वर्ट कर देगा AC में। अब यहाँ से आप यहाँ तक कोई भी AC का काम नहीं कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते हैं या कोई भी चीज़ चला नहीं सकते हैं, जैसे TV, LED जितने भी चीज़ है, लाइट वगैरह, AC वाली लाइट ऑन नहीं यहाँ पे रन करा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से आपका ये इन्वर्टर 17 में कनेक्ट हुआ, ये भाई साहब क्या किया, ये आपको AC में कन्वर्ट करके आपको दे दिया। अब आप इसका जैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप TV चलाना चाहते हैं, फ्रिज चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं, या जो चीज़ करना चाहते हैं चला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से AC आया। अब AC ये कनेक्ट हो गया ACDB में, ACDB सप्लाई करेगा मीटर में, मीटर सप्लाई करेगा ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर सप्लाई कर देगा VCB में, VCB सप्लाई कर देगा गवर्नमेंट को दे देगा। भाई गवर्नमेंट यूज करना है कर लो, जितना आप खपत करना है, जितना मैं सप्लाई करूँगा आप लेते रहो। ये काम है सोलर का। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ACDB, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि ACDB इन्वर्टर के बाद जो ACDB यूज करते हैं वो क्या काम करता है, क्या यूज होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि DC से यूज नहीं कर सकते हैं कुछ, DC फ़ैन वगैरह छोटे मोटे चला सकते हैं, कितना यूज कीजिएगा, जब तक धूप रहेगा उतना यूज करेंगे। लेकिन AC यूज करने के लिए क्या है प्रोसीजर,
उसका बता दिया हूँ। अब ACDB में ACDB का काम क्या है, उसके बाद मीटर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, VCB का काम क्या है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं जो आपको डिटेल शेयर किया हूँ ये मोटा मोटी डिटेल है, छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे। इसका अर्थिंग का काम क्या है, हर एक के लिए अर्थिंग अलग अलग है, चाहे वो इन्वर्टर का अर्थिंग हो, स्ट्रक्चर का अर्थिंग हो। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर का अर्थिंग कैसे किया जाता है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल का अर्थिंग कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल को भी अर्थिंग किया जाता है, मॉड्यूल का भी अर्थिंग होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का भी अर्थिंग होता है, ACDB का भी अर्थिंग होता है। सब चीज़ का यहाँ पे अर्थिंग चाहिए। लाइटिंग अरेस्टर का भी अर्थिंग सेपरेट होता है। अब दोस्तों देख सकते हैं ये है मीटर रूम, मीटर हो गया, उसके बाद ACDB हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका पर्सनल ACDB है, वो ट्रांसफार्मर है, छोटा ट्रांसफार्मर है, बहुत सारे कंपोनेंट है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो अभी आपको मुझे बताना है कि अर्थिंग का क्या यूज है, अर्थिंग बेसिकली क्यों यूज करते हैं सोलर प्लांट में। तो अर्थिंग के लिए भी बताऊंगा डिटेल से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरे दिल से रिक्वेस्ट निकल रहा है कि कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को भी देखें। हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट था कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा सा ये रहता है कि बंदा मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। देखा जाता है कि जिसके जेब में ज़्यादा पैसा है उसी को सब ज़्यादा भाव देते हैं, और एक छोटे जो स्टार्टअप करते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपका थोड़ा सा ध्यान मेरे लिए मेरे रिजल्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा आप बन सकते हैं। अब नियरेस्ट में आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है क्योंकि मिट्टी बारिश होने की वजह से ना, बारिश नहीं, ये जो धूल उड़ा है ना उसके वजह से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टर 17 स्ट्रिंग 5 टेबल 5। तो एक SMB में जो स्ट्रिंग का नंबर ऑफ मॉड्यूल कनेक्ट है वो है 8 स्ट्रिंग है, 8 स्ट्रिंग नेगेटिव, 8 स्ट्रिंग पॉजिटिव। और एक स्ट्रिंग में दोस्तों जो मॉड्यूल का कैलकुलेशन होता है लगभग 18 मॉड्यूल है। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बना है, एक 19 का स्ट्रिंग है और एक 18 का स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे 18 का स्ट्रिंग है क्योंकि 19 का स्ट्रिंग नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ मैं आ गया हूँ। इन्वर्टर 1 से लेके इन्वर्टर 8 तक स्ट्रिंग 19 का है, और इन्वर्टर 9 से लेके 22 के बीच में स्ट्रिंग 18 का है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रिंग यहाँ पे आया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाता हूँ, स्ट्रिंग 1 लेके चलता हूँ, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ ये। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इन्वर्टर नंबर 17 पे, और ये है DCDB को दूसरे लैंग्वेज में SMB बोल सकते हैं, SMB बोला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, ये इन्वर्टर और SMB, उसके साथ साथ जो तीसरा होता है मेरा इन्वर्टर के बाद वो है ACDB। तो ACDB का थोड़ा सा प्रोसीजर ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वो जो शेड के नीचे ये साइड शेड के नीचे आप देख सकते हैं वो है ACDB। तो ACDB पे मैं पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये DCDB और इन्वर्टर के बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो सोलर प्लेट है, सोलर प्लेट से जो आप 2 वायर देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव का एक स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग डिसाइड किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रिकल के डेटा के हिसाब,
हिसाब से, मतलब जो इफ़िशियंसी होता है मॉड्यूल का, उस इफ़िशियंसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि स्ट्रिंग का कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल का स्ट्रिंग बनेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बेसिकली जो मेरे कहने का मेन पर्पस ये है कि इन्वर्टर से पहले एसएमबी का यूज होता है, एसएमबी से पहले मॉड्यूल का यूज होता है। तो सोलर में जो प्रोसीजर होता है इंस्टॉलेशन का वो होता है, आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहला पॉइंट होता है मॉड्यूल, मॉड्यूल के बाद एसएमबी, जो ये आप देख सकते हैं डीसीडीबी है, डीसीडीबी के बाद इन्वर्टर, इन्वर्टर के बाद एसीडीबी, एसीडीबी के बाद आपका जो उनका एलटी पैनल है वहाँ तक आ गया। एलटी पैनल, इन्वर्टर, नेट मीटरिंग, ये बाद का बात हो गया। लेकिन जो पहला प्रोसीजर होता है मॉड्यूल का कैलकुलेशन। तो मॉड्यूल के कैलकुलेशन में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कि इलेक्ट्रिकल डेटा के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल का एफिशिएंसी होता है उस अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि आपके स्ट्रिंग में कितने मॉड्यूल आना चाहिए। आप वहाँ देख सकते हैं इन्वर्टर 17, स्ट्रिंग 5, टेबल 5। इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टर नंबर है वो 17 नंबर इन्वर्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग ये बता रहा है कि स्ट्रिंग है वो है 5, स्ट्रिंग 5 नंबर का है। और टेबल, कितने टेबल को सिलेक्ट करना है, तो टेबल नंबर 5 है। आप देख सकते हैं एक एसीडीबी में 9 स्ट्रिंग है, 9 स्ट्रिंग नेगेटिव, 9 स्ट्रिंग पॉजिटिव। आपको नियरेस्ट में ले जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो बता रहा हूँ सोलर स्ट्रक्चर के बारे में, देख सकते हैं ये साइड व्यू है। आप ध्यान से देखिएगा तो साइड व्यू में मुझे ये पता चल रहा है कि फ्रंट ब्रेसिंग, बैक ब्रेसिंग, राफ्टर, मेन कॉलम, ये 3 कंपोनेंट से मेरा कंप्लीट मॉड्यूल होल्ड है। देख सकते हैं ये जो कॉलम का थिकनेस है, कॉलम का थिकनेस प्लस पर्लिन का थिकनेस, राफ्टर का थिकनेस, जो भी इसमें कंपोनेंट लगा हुआ हो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्चुअली में मैंने 3D इसका कंप्लीट बना रखा हूं। अगर 3D हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ साइट पे कुछ शूट करने के लिए और कुछ नया पॉइंट बताने के लिए, तो चलते हैं। वीडियो तो मैं आज बहुत बनाया हूँ क्योंकि मेरा 2.5 से 3 घंटा इसी में लग गया है।
वीडियो बनाने में, अरेंज करने में और पूरा प्लांट घूमने में। कुछ नया चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली क्या होता है कि मॉड्यूल डैमेज होना, मॉड्यूल कैसे डैमेज होता है। यहाँ पे कोई विंड स्पीड नहीं आया था, यहाँ पे एक जानवर आ गया था जो आपको जो जंगली जानवर होते हैं, लील गाय, वहाँ पे यहाँ पे आ गया था। वो कैसे आया था, गार्ड मेन गेट से एंट्री ले लिया था और प्लांट में अंदर घुस गया था। गार्ड को पता नहीं था कि प्लांट में कोई अंदर गया। बाद में पता चला कि यार ये जानवर कैसे घुस गया। उसको निकालने के चक्कर में जानवर ने क्या किया, छलांग लगा दिया। आप देख सकते हैं पैरों का निशान, ये पैरों का निशान है, पैरों का निशान है। उसी में जाके घुस गया। अब घुसा, अब मेरा कितना डैमेज कर दिया, 2 4 5 मॉड्यूल, 5 मॉड्यूल मतलब 65-70 हज़ार का बैंड बजा दिया। जानवर को क्या पता यार ये मेरे वजह से डैमेज हो जाएगा तो नुकसान ही हो जाएगा। अब जानवर का काम है, ऐसा थोड़ भी। लेकिन उसने गलत मकसद से नहीं आया था, उन्होंने अंदर हरियाली घास खाने आया था। लेकिन उन्होंने, उसको आदमी नज़र आया ना तो वो डर गया, ये क्या हो गया, या आदमी कैसे आ गया, कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने छलांग लगाया और यहाँ प्लांट पे ही बैंड बजा दे। यहाँ पे देख सकते हैं टेबल डैमेज नहीं हुआ है, केवल मॉड्यूल डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये केवल पर्लिन डैमेज कर दिया है। जो पर्लिन चढ़ा है ना, पर्लिन डैमेज कर दिया है। भाई एक जानवर का वज़न होता है 5-6 टन, 10 टन के आसपास होता है। नहीं, 5-6 टन ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 6 टन के आसपास होता है। अब 6 टन नॉर्मल चीज़ पे चढ़ेगा तो वो टूटेगा ही। तो ये टूट गया। अब ये इंश्योरेंस हो चुका है, अब इंश्योरेंस में रिप्लेस होगा कि नहीं, ये तो 65-70 हज़ार का चूना लगा दिया है।
जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक कारपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो साइट पे इंस्टॉल हो चुका है और ये ट्रिपल पोर्ट्रेट है। 545 वॉट पीक का मॉड्यूल है। तो दोस्तों आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि कारपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या सेक्शन डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं, पहले दोस्तों कुछ पार्ट दिखाता हूं। अब देख सकते हैं अभी 2 पैनल यहाँ पे लगना बाकी है। 2 पैनल लग जाएगा, लेकिन जो और पैनल लगा हुआ है 64 मॉडल 66 मॉडल का है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कारपोर्ट स्ट्रक्चर है सिंगल कॉलम के साथ है, ठीक है। और सिंगल कॉलम में स्क्वायर पाइप यूज किया गया है और ये 545 वॉट पीक का मॉड्यूल है जो ट्रिपल पोर्ट्रेट है। इस ट्रिपल पोर्ट्रेट में जो मॉड्यूल का अरेंजमेंट प्लस जो क्रॉस सेक्शन का डिसाइड किया गया है वो स्टेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है कि कितने किलोमीटर विंड स्पीड पे ये स्ट्रक्चर रुक जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल से जब इसका 3D डिज़ाइन करता हूँ। 3D डिज़ाइन में आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन होता है और डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप 2D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D में भी डिज़ाइन कर सकते हैं और बस ये दो सॉफ्टवेयर है 2D या 3D। अब सॉफ्टवेयर का नाम अलग अलग है, कोई सॉलिड वर्क्स पे डिज़ाइन कर लेते हैं, कोई केटिया पे कर लेते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर में आपको नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ईजी तरीक़ा से। अब रह गया सवाल इसको इंस्टॉल करने का क्या है प्रोसेस, क्या सिविल फाउंडेशन लगा है इंस्टॉल करने में, कितने पाइलिंग किया गया है और जे बोल्ट का क्या साइज़ है, ठीक है। जे बोल्ट का क्या साइज़ है, कितने लेंथ का जे बोल्ट है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ये 9 सिविल फाउंडेशन है। 9 सिविल फाउंडेशन में अलग अलग है सब। 9 सिविल फाउंडेशन है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 के बीच में इक्वल है। एक से दूसरे से तीसरे सभी में इक्वल डायमेंशन है। और आप देख सकते हैं अब धूप हुआ है, बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कारपोर्ट का बहुत ही डिमांड है अभी मार्केट में, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री हो या छोटे इंडस्ट्री हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे गाड़ी का पार्किंग किया ही जाता है। और गाड़ी पार्किंग करने के लिए या तो शेड डिज़ाइन करना पड़ता है या सोलर पार्क लगाया जाता है। तो शेड डिज़ाइन करने के लिए क्या होता है कि आप केवल एक ही पर्पज़ से शेड का डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोलर पार्क बनाने से आपको 2 फ़ायदा होगा। एक तो कंप्लीट आपका गाड़ी लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 4 व्हीलर भी लगा सकते हैं, 2 व्हीलर भी लगा सकते हैं। 4 व्हीलर में जो भी गाड़ी आपका है 4 मीटर गैप है अप्रोक्स एक कॉलम से दूसरे कॉलम, तो आप गाड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरा इससे बेनिफिट है कि आप बिजली जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एजुकेशनल पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि मैं सोलर पार्क ही लगाऊं, मेरा 2 फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे एक ट्रस बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये ब्रेसिंग फ्रंट एंड बैक ब्रेसिंग को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो राफ्टर और ब्रेसिंग को लिया गया है ये एक सपोर्ट से बिल्ड किया गया है, आप देख सकते हैं। ये सिविल फाउंडेशन है। 8 जे बोल्ट के साथ है।
दोस्तों आप देख सकते हैं अभी इलेक्ट्रिकल का कुछ काम बाकी है, अभी चल रहा है वर्किंग। आप देख सकते हैं ये सामने इन्वर्टर लगा हुआ है ये, और जो डीसी कनेक्शन है ये ऊपर से गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो असेंबल हुआ है, ये जो परफेक्ट अलाइनमेंट है, दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा दूर से लिया हूँ, अब नज़दीक जाके दिखाऊंगा कि कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है देखने में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो सेक्शन यूज किया गया है इसमें या तो कॉलम हो गया, राफ्टर हो गया, ब्रेशिंग हो गया, पर्लिन हो गया, बेस प्लेट हो गया, एल ग्ले, ये जो सेक्शन अलग अलग है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से डिज़ाइन करके बताऊंगा। लेकिन इससे पहले साइट का भी कुछ जानकारी होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये 38 किलोवाट का प्रोजेक्ट है जिसमें मॉड्यूल 45 वाट पीक का मॉड्यूल लगा है। और यहाँ पे जो मॉड्यूल का क्वांटिटी है वो है 21 का। एक मिनट में हाँ 24 का सिंगल है, ट्रिपल पोर्ट्रेट है यहाँ पे। तो 24 मतलब यहाँ पे 73 मॉड्यूल यूज किया गया है। और 73 मॉड्यूल में जो मॉड्यूल का वाट पीक है 545 वाट पीक है। मॉड्यूल में एक है रिन्यूसिस है जिसका वेट, एक मॉड्यूल का वेट लगभग 28.5 kg है। अब आते हैं दोस्तों डीसी को कैसे रन कराया गया है, और डीसी के तरफ चलते हैं। ये इन्वर्टर के तरफ आ गया हूँ मैं। सनग्रो का इन्वर्टर है। अभी डीसी और एसी का काम पेंडिंग है।
लगभग इनका काम देख रहे हैं। डीसी का वायर यहाँ तक आ चुका है, एसी का भी वायर यहाँ तक आ चुका है। ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन इन्वर्टर का। (33 kVA का 36.3 kVA का ट्रांसफार्मर है, सॉरी इन्वर्टर है। और जो इन्वर्टर का डीसी देखते हैं तो 33 किलोवाट है, एसी देखते हैं तो 36.3 kVA आ गया। ये सनगरो का इन्वर्टर है। और ये रहा दोस्तों जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक कारपोर्ट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो साइट पे इंस्टॉल हो चुका है। और ये ट्रिपल पोर्ट्रेट है, 545 वाट पीक का मॉड्यूल है। तो दोस्तों आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि कारपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या सेक्शन डिसाइड किया जाता है, उसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं, पहले दोस्तों कुछ पार्ट दिखाता हूं। अब देख सकते हैं अभी 2 पैनल यहाँ पे लगना बाकी है, 2 पैनल लग जाएगा। लेकिन जो और पैनल लगा हुआ है 66 मॉडल का है।